प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में आपने 3.1 प्रश्नावली के 6 क्वेश्चन को देखा था, सॉल्व किया था हमने। अब इसके बाद इस प्रश्नावली के हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां दिया है समीकरण a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी और 3c प्लस डी। ये एक आव्यूह है जो बराबर है एक दूसरे आव्यूह -1 5 और फिर 0 13 से ए बी सी तथा डी के मान ज्ञात कीजिए। डी के मान ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप्स के क्वेश्चन को हमने पिछले वीडियो में हमने सॉल्व भी किया था। अगर आप प्रयास किए होंगे तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर लिए होंगे, और यदि नहीं भी प्रयास किए होंगे तो भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर सॉल्व करने का जो तरीका है वो यही है कि आपने यह देखा था कि जब दो आव्यूह आपस में बराबर होंगे तो उनके संगत अवयव भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर समानता के नियम से ये जो अवयव है यानी a माइनस बी बराबर किसके होगा, -1 के, और हम इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। फिर यह 2a प्लस c ये जो अवयव है वह इसके बराबर होगा अपने संगत अवयव के, तो यह हो गया 5 समीकरण नंबर 2। फिर 2a माइनस बी बराबर किसके होगा, 0 के, ये समीकरण नंबर 3 हमने कर लिया। और फिर 3c प्लस डी बराबर क्या होगा, 13, ये समीकरण नंबर हमने 4 मान लिया। अब इन समीकरणों को हल करके हम a, b व c के मान आसानी से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे, जैसे देखिए, तो समीकरण 1 और समीकरण 3 को यदि हम चाहें तो बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 व समीकरण 3 से। तो समीकरण 1 व 3 क्या है भाई, a माइनस बी बराबर है -1 और फिर 2a और माइनस बी बराबर क्या है, 0। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण नंबर 3 है। हम देख रहे हैं कि इस समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड में माइनस बी है। तो जब यह समान होते हैं तो अगर चिन्ह भी समान हो तो हम इसको घटाने पर सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम घटाने पर लिखेंगे। घटाने पर क्या होगा भाई, इसको सॉल्व कर लीजिए। घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस है तो माइनस होगा, ये भी माइनस है तो प्लस होगा, और फिर ये यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। अब यहाँ पर हम प्लस से माइनस कट जाएगा। अब यहाँ देखिए -2a और +a मिलकर क्या होगा भाई, -a होगा, और बराबर क्या मिल गया यहाँ पर हो गया -1। अब इस माइनस से माइनस को कैंसिल कर दीजिए तो a बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। तो a की वैल्यू हमें 1 क्या हो गई, यहाँ से समीकरण को सॉल्व करके प्राप्त हो गई। a बराबर क्या हो गया भाई, 1। अब जब a का मान 1 प्राप्त हो गया तो a का मान समीकरण 1 में
रखने पर, तो 1 में रख दीजिए। क्या होगा भाई, ए का मान आप रख रहे हैं यहाँ पर, तो ये बराबर है 1 माइनस बी की वैल्यू क्या है भाई, निकालना है हमें, तो यह बराबर क्या होगा, -1। अब क्या होगा भाई, इस हम b को उधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, ये इधर आएगा तो प्लस होगा, ये भी इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से 1 + 1 बराबर क्या हो गया, b, तो 2 बराबर क्या हो गया, b। तो यहाँ से हमें एक मान प्राप्त हो गया कि b बराबर क्या हो गया, 2। तो यहाँ कहने का मतलब यह है कि हमने b की जो वैल्यू है वह यहाँ से प्राप्त कर लिया। फिर a b का मान हमने निकाल लिया, बचा है c का मान ज्ञात करना। तो यहाँ पर हम जो है समीकरण 2 में भी a का मान रख सकते हैं। a का मान पुनः a का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जब 2 में रखेंगे तो क्या मिल गया भाई, यहाँ पर 2 × a का मान 1 है और प्लस c बराबर क्या मिल गया, 5। अब यहाँ से 2 + c बराबर हो गया 5, तो c बराबर क्या हो गया, 5 - 2, तो c बराबर आ गया 3। c का मान भी हमने 3 प्राप्त कर लिया। अब c का मान समीकरण 4 में रख दीजिए, तो आसानी से d का मान प्राप्त हो जाएगा। c का मान समीकरण 4 में रखने पर तो जब इसमें रखेंगे आप तो क्या मिल गया भाई, 3 × c का मान 3 है और प्लस d बराबर क्या है भाई, 13 है, तो 9 + d बराबर हो गया 13। तो यहाँ से d बराबर क्या हो गया, 13 - 9, तो d बराबर हो गया कितना, 4। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अतः a b c d का मान क्रमशः क्या होंगे भाई, 1 2 3 4 होंगे। यानी यह आपका आंसर हो गया। आपसे यही पूछा है कि ए बराबर क्या होगा, बी बराबर क्या होगा, सी बराबर क्या होगा और डी बराबर क्या होगा। आप चाहें तो ये लिख सकते हैं कि ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3 और डी बराबर 4 क्या हो रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं। अब इसके बाद हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8वां प्रश्न। इसके बाद दिया है इसका 8वां प्रश्न। 8वां दिया है कि एक अवयव A है जिसमें अवयव A I J हैं और ये यम क्रॉस यन कोटि का एक वर्ग अवयव है, एक वर्ग अवयव है, वर्ग अवयव है। यदि इसमें ऑप्शन दिया है, इसमें ऑप्शन दिया है ए, यदि यम इज ग्रेटर देन इज लेस देन यन, यदि यम इज लेस देन यन। बी दिया है यम इज ग्रेटर देन यन। सी दिया है यम बराबर यन और डी दिया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं यहां पर दिया है। तो देखिए, जब यह क्वेश्चन में कहा है कि एक मैट्रिक्स ए है जिसके अवयव ए आई जे यम क्रॉस यन कोटि के एक वर्ग अवयव है, तो यहाँ पर यह दिया है कि वर्ग अवयव है और वर्ग अवयव में बताया गया था कि जो पंक्तियों की संख्या होती है वह स्तंभों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि अवयव ए एक वर्ग अवयव है, अवयव है, इसलिए पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। इसलिए पंक्तियों की संख्या बराबर होगी किसकी,
स्तंभों की संख्या, अतः यम बराबर क्या होगा, n। तो ये जो कंडीशन है वो क्या है, सत्य है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है x तथा y के प्रदत्त किन किन मानों के लिए अवयवों के निम्नलिखित युग्म समान है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वह हम पहले लिख देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया है वो कह रहा है कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए, प्रदत्त किन मानों के लिए अवयवों के निम्नलिखित युग्म समान है। अवयवों के निम्नलिखित युग्म समान है। ये दिया है, एक अवयव ऐसे दिया है 3x + 7 और फिर दिया है 5y + 1 और 2 - 3x। ये एक अवयव है और इस अवयव में ये दूसरा अवयव दिया है 0, y - 2, 8 और ये दिया है 4। यहाँ पर आपको पता करना है कि किन किन मानों के लिए, यानी किन मानों के लिए। तो यहाँ पर दिया है कि मान एक a बराबर दिया है, a की वैल्यू दी गई है क्या, ऑप्शन में x बराबर दिया है -1/3 और y बराबर दिया है 7। b इसका दिया है, ज्ञात करना संभव नहीं है, ज्ञात करना संभव नहीं है। इसमें c दिया है y बराबर 7, x बराबर -2/3 और d की जो वैल्यू दी गई है x बराबर -1/3 और y बराबर -2/3 यहाँ पर दिया गया। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन को समझना है कि यहाँ पर कह रहा है कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव के निम्नलिखित युग्म समान होंगे। तो ये युग्म अगर समान होंगे अर्थात x और y के मान यहाँ पर ये इसके समान होंगे, तो इसमें समानता की जो कंडीशन है वो हम यहाँ लगा लेते हैं। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यदि x और y के इनमें से किसी मान को प्राप्त होते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि x बराबर -1/3, चाहे जो भी इसमें से आएगा उसके लिए ये अवयव क्या होंगे, युग्म समान होंगे। तो पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए इन दोनों को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो यह हो जाएगा यहाँ पर समानता के नियम से 3x + 7 और यह है 5 और फिर है y + 1 और यह है 2 - 3x। ये अवयव को हम क्या करेंगे, इस अवयव को बराबर कर देंगे। तो यह 0, y - 2, 8 और यह है 4। अब यहाँ से हम जब ये बराबर हमने कर दिया तो फिर हम इसके अवयवों को भी बराबर करेंगे। जब ये बराबर हमने मान लिया कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है, तो अब 3x + 7 यह बराबर होगा 0 के, समीकरण नंबर 1 मान लिया हमने। फिर यहाँ पर y - 2 बराबर क्या होगा भाई, 5 के, समीकरण नंबर 2 मान लिया। और y + 1 यह बराबर क्या होगा भाई, 8 के, समीकरण नंबर 3 मान लिया हमने। और 2 - 3x
बराबर क्या होगा 4। ये समीकरण नंबर हमने 4 मान लिया। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से जो है 2 मान प्राप्त हो रहे हैं y के, यहीं से देख लीजिए। यहाँ समीकरण पहले ही हम इसको देख रहे हैं कि इसमें समीकरण सेकंड और थर्ड, सेकंड व समीकरण थर्ड से क्या मिल गया भाई, y - 2 बराबर किसके होगा 5 के। तो y बराबर क्या आ गया 5 + 2 यानी y बराबर 7, ये हो गया। और फिर यहाँ से y + 1 पुनः समीकरण 3 से क्या होगा भाई, y + 1 बराबर क्या है 8। तो यहाँ से y बराबर क्या होगा 8 - 1 यानी y बराबर क्या आ गया 7। तो y का तो मान हम देख रहे हैं कि 7 दोनों में है, यानी 7 प्राप्त हो रहा है। तो y बराबर 7 एक मिला हुआ है। हम x का भी मान निकालते हैं। अब यहाँ से समीकरण 1 व समीकरण 4 से इसको सॉल्व करते हैं हम। तो 3x + 7 बराबर क्या है 0 है, ठीक है। तो यहाँ से 3x प्लस, अब यहाँ पे ये काम करिए आप, ये समीकरण जो है ये अलग अलग ही हैं। तो यहाँ से समीकरण एक से क्या हो जाएगा, x का मान जो आएगा, x का मान 3x बराबर क्या हो गया -7। तो x बराबर क्या होगा -7/3, यानी एक x का मान यहाँ पर आ गया। और फिर यहाँ से समीकरण 4 से हम देख रहे हैं क्या कि 2x और -3x, सॉरी यहाँ पर दिया है 2 - 3x बराबर क्या है 4 है। तो इसको उधर भेज दीजिए। तो 2 - 4 बराबर हो गया 3x। तो यहाँ से क्या मिल गया, यानी -2 बराबर क्या है, यानी 3x बराबर क्या होगा -2। तो x बराबर -2 बटा क्या आएगा, x बराबर -2/3 आ गया। तो हम यह देख रहे हैं कि x का मान बराबर नहीं है, क्योंकि x का मान बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम इसमें ज्ञात करना संभव नहीं होगा। इसलिए इसके x और y के मान ज्ञात करना संभव नहीं है, इसलिए ये वाला विकल्प लिख देंगे हम। इसलिए ज्ञात करना संभव नहीं है। अगर x के भी मान बराबर आए होते तब हम इसमें बराबर कंडीशन को मान लेते हैं, और उस कंडीशन के थ्रू ये क्या होता, x का और y का मान आसानी से ज्ञात हो जाता है। यह पूछा भी है कि x तथा y के प्रदत्त किन किन मानों के लिए अवयवों के निम्नलिखित युग्म समान होंगे। तो यहाँ पर x के लिए तो समान होंगे, परंतु x के लिए ये मान समान नहीं होंगे, अतः ज्ञात करना संभव नहीं है। ये वाला विकल्प क्या होगा, ये सही होगा। ठीक है। अब इसके बाद जो है हम क्वेश्चन नंबर इसका अंतिम देखेंगे, 10वां क्वेश्चन। जो 10वां क्वेश्चन है वो क्या है, यहां पर 10वां क्वेश्चन दिया है कि 3x3, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है 3x3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी, कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टियां
0 या 1 है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन किस प्रकार हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो दिया है कि 3x3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी। तो हम कोई अगर अवयव बनाएंगे, मान लिया कि ये एक अवयव बना रहे हैं जिसमें 3x3 कोटि का होना चाहिए। तो यह जब 3x3 कोटि का होगा तो इसमें अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी, तो इनके गुणनफल के बराबर होगी। तो यहाँ पर जो इनके अवयवों की संख्या होगी, अवयवों की संख्या बराबर क्या होगी, 3x3 अर्थात 9 होगी। अब ये कह रहा है कि जिनकी प्रत्येक प्रविष्टियां 0 या 1 है। इसमें ऑप्शन भी दिया है, इसमें ऑप्शन दिया है कि ए बराबर दिया है 27, बी बराबर दिया है 18, सी बराबर दिया है 81 और डी बराबर जो दिया है वह दिया है 512। तो कह रहा है कि कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टियां 0 या 1 है। तो यहां पर 0 या 1 प्रविष्टियां प्रत्येक के लिए दिया है, प्रत्येक प्रविष्टियां। जैसे इसमें 3x3 कोटि का अवयव होगा तो इसको हम कैसे समझेंगे। यहां पर इसका मतलब कि 3 पंक्ति और 3 कॉलम होंगे जिसमें अवयव होंगे। तो प्रत्येक जो पंक्ति है उसमें जो अवयवों के लिए दिया है कि प्रविष्टियां 0 या 1, मतलब इसके लिए भी 0 या 1 होगा। यानी इसका मतलब इसके लिए भी कितने होंगे, 2 प्रविष्टियां हो गई। इसके लिए भी कितने होंगे, 0 या 1, यानी इसके लिए भी 2 होंगे। इसके लिए भी 0 या 1 होंगे, इसके लिए भी 2 होंगे। यानी यहां से इसके लिए भी होंगे 0 या 1, मतलब इन सभी के लिए कितने प्रविष्टियां हो रही हैं, 2 हो रही हैं। तो इसका मतलब यह है कि जिनकी प्रत्येक प्रविष्टियां 0 या 1 है उनकी कुल संख्या कितनी होंगी, तो 2 इसके लिए भी होगी, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अर्थात कुल 9 होंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब 2 का पावर 9 होंगी, और जब 2 का पावर 9 होगी तो ये 2 का पावर 9 होता है 512। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अर्थात कह रहा है कि 3x3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टियां 0 या 9 होगी, तो उनकी कुल संख्या कितनी होगी, 512 होंगी। जो क्या होंगी, क्यों होंगी, क्योंकि प्रत्येक अवयव के लिए इनकी प्रविष्टियां क्या हो रही हैं, 2। तो प्रत्येक प्रविष्टियां भी आप लिख सकते हैं कितनी होंगी, 2 होंगी। इसीलिए यहां पर हम जो है 2 का पावर 9 कर रहे हैं। अर्थात जितनी, जैसे 0 या 1 दिया है तो 2 प्रविष्टियां होंगी, 0 या 1, और इसमें 0 या 1 होंगे तो 2 होंगे, तो प्रत्येक के लिए 2 हो रही है, इसलिए 2 का पावर क्या कर देंगे हम, 9 कर देंगे। तो ये इनकी कुल प्रविष्टियां क्या हो जाएंगी, यानी कुल कितनी संख्या होंगी, तो 512 होंगी। ठीक, अब इस चैप्टर का हमने सभी क्वेश्चनों को देख लिया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम अवयवों पर संक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं हम इनके बारे में भी यहाँ पर जान लेते हैं, और फिर हम इसके बाद इसके नेक्स्ट चैप्टर को क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। तो अवयवों पर जो संक्रियाएं होती हैं उसमें हमें सबसे पहले तो अवयवों का योगफल पढ़ना है, फिर अवयवों का अंतर पढ़ना है अर्थात घटाना पढ़ना है, फिर एक अवयव का एक दूसरे अवयव से गुणनफल पढ़ना है, और इसका एक अदिश गुणनफल भी हमें पढ़ना है कि एक अवयव का अदिश गुणनफल क्या होता है। जैसे हम ये कह दें कि आप जैसे 3 + 2 को जोड़ते हैं तो 5 आता है, तो इसी प्रकार हमें अवयव ए और अवयव बी को जोड़ने पर क्या होगा, इसका मान क्या आएगा, हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो हम एक एक करके इसको हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अवयवों का योगफल पढ़ते हैं।
योगफल कितना होगा, यानी योगफल कैसे ज्ञात करते हैं ये हम देखते हैं। तो मान लीजिए कि एक आव्यूह A है और एक आव्यूह B है। हमने मान लिया कि एक आव्यूह A है और एक आव्यूह B है। तो इसके जो अवयव हैं, मान लिया हमने इस आव्यूह A के जो अवयव हैं वो कौन कौन है, तो 2 है, 3 है, 4, 5। ये 2 × 2 कोटि का आव्यूह है। एक आव्यूह B हमने लिया, ये मान लीजिए -1 है, ये 2 है, ये -1, ये -3 है और ये 2 है, या हम इसको जो है 3 कर लेते हैं। तो ये भी जो आव्यूह है वो 2 × 2 कोटि का ही आव्यूह दिया गया है। अब इस आव्यूह का योगफल कितना होगा, आव्यूह A और प्लस आव्यूह B। तो हम यहाँ पर आव्यूह A जो है वो 2 है, 3 इसको लिखते हैं, यानी 4, 5 ये जो है 2 × 2 कोटि का आव्यूह है, प्लस हमें जिसको जोड़ना है -1, 2, -3, 3 दिया गया है, ये भी 2 × 2 कोटि का है। तो आव्यूहों का जो योगफल होता है वह उनके संगत अवयवों के योगफल के ही बराबर होता है। तो दो आव्यूहों का योगफल केवल तभी संभव है जब उन दोनों आव्यूह क्या होने चाहिए, समान कोटि के होने चाहिए। तो यहाँ देखिए जितने कोटि का यह आव्यूह है उतना ही कोटि का यह भी आव्यूह है, और तब हम इनका जब योगफल करेंगे तो इनके संगत अवयवों का योगफल यहाँ कर देंगे। तो देख लीजिए हम इसका योगफल कर रहे हैं A + B, तो कितना होगा भाई, ये 2 और ये क्या है -1 है, तो यहाँ 1 बचेगा, योगफल करेंगे तो 3 और 2 मिलके क्या होगा 5 होगा, 4 और -3 मिलके क्या होगा 1 होगा, 5 और 3 मिलके कितना होगा 8 होगा, और जो इसका कोटि होता है वो भी उतना ही कोटि का होगा, 2 × 2 कोटि का होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि दो आव्यूहों का योगफल कितना होता है, तो दो आव्यूहों का योगफल उनके संगत अवयवों के योगफल के बराबर होता है, लेकिन यह तभी संभव है जब दोनों आव्यूह क्या होने चाहिए, समान कोटि के होने चाहिए। अब इसके बाद हम दो आव्यूहों का अंतर पढ़ते हैं। तो दो आव्यूहों का अंतर कितना होगा भाई, तो दो आव्यूहों का यहाँ पर अंतर जो है हम निकाल देते हैं। ठीक इसी प्रकार जिस तरह से हम योगफल करते हैं उसी तरह से अंतर करते हैं। आव्यूहों का अंतर कितना होगा भाई, तो अगर मान लीजिए एक आव्यूह A दिया है हमने 2, 3, 4, 7, ये एक आव्यूह A है जो 2 × 2 कोटि का ही हमने ले लिया। एक आव्यूह B है जो हम यहाँ पर 1 जो है 2 और -3 और 4 ले रहे हैं, ठीक है। ये भी क्या है 2 × 2 कोटि का ही आव्यूह है। तो यहाँ पर A - B हमें निकालना है। A - B कितना होगा, यानी आव्यूह A का मान आव्यूह B के मान को क्या करना है, घटा देना है। तो यहाँ पर एक आव्यूह A की वैल्यू लिख दीजिए 2, 3, 4 और 7। ये कितना है 2 × 2 कोटि का है, माइनस जिसको घटाना है उसको लिखिए 1, 2, -3 और 4, इसको हमने लिख दिया। अब देखिए इसको घटाएंगे तो ठीक उसी प्रकार आव्यूहों का अंतर भी आव्यूहों के संगत अवयवों के क्या होता है, अंतर के बराबर होता है। तो यहाँ कब होगा, जब जितने कोटि का यह आव्यूह हो उतना ही कोटि का यह भी आव्यूह होना चाहिए। माने यह 2 × 2 कोटि का है तो ये भी 2 × 2 कोटि का होना चाहिए। ये अगर 3 × 3 कोटि का है तो ये भी 3 × 3 कोटि का है। मतलब यह 2 × 3 कोटि का है तो ये भी 2 × 3 कोटि का होना चाहिए। संगत अवयव को घटाते हैं लेकिन कब, जब ये समान कोटि के होते हैं तब। तो यहाँ पर इसको घटाइए, 2 में से 1 घटाएंगे 1, 3 में से 2 घटाएंगे 2, 4 में से 3 को घटाएंगे तो 4, -3 को घटाएंगे तो क्या होगा प्लस, यानी 4 3 क्या हो गया 7 हो जाएगा, और फिर 7 में से 4 को घटाएंगे कितना होगा 3 होगा। तो ये हो गया कितना 2 × 2 कोटि का यह हो गया। तो यहाँ पर हमने इसके जो है अंतर को भी देख लिया कि इसके संगत अवयवों को घटाने से प्राप्त होते हैं। 2 में से 1 घटाया 1, 3 में से 2 घटाया 3 में से 2 घटाया तो यहाँ पर 1 होगा भाई। ये 3 में से 2 घटाएंगे 1, यहाँ पर 4 में से 3 को घटाएंगे तो ये भी -3 है। तो यहाँ पे 4, यहाँ देखिए मैं घटाता हूँ 4 -3 को घटाएंगे क्या मिल जाएगा 4 धन 3, यानी क्या हो गया 7। तो यहाँ 7 लिख देंगे। 4, यहाँ 7 में से 4 को घटाएंगे कितना होगा 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर क्या किया कि 2 में से 1 को घटा लिया 1, 3 में से 2 को घटाया 1, और 4 में से -3 को घटाया तो 7, और फिर क्या हुआ 7 और में से 4 को घटाया तो क्या मिल गया 3, और ये A - B से प्राप्त जो
अवयव है वो हमें प्राप्त हो गया, एक नया अवयव। लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि अवयवों का जो योगफल होता है वह तभी होगा जब उनके कोटि क्या हो, समान हो। यानी 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, जितने भी अवयवों का योगफल आप करेंगे उसमें उनके सभी कोटियां क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो अब इसका गुणनफल जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।